आज की क्लास में हम आपको इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में बताएंगे। हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में आज हम ये डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो हम स्टार्ट करते हैं। इम्पेरिकल फार्मूला होता है क्या, पहले तो आपको बता देते हैं इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। एक केमिकल फार्मूले को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमारे पास कोई केमिकल फार्मूला है, उसको हम सिंपलेस्ट रेशो में रिप्रेजेंट कर देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है, उसको सिंपलेस्ट रेशो में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इम्पेरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, क्योंकि तभी तो हम समझ पाएंगे कि इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उस कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसके फॉर्मूले को एक्चुअल में जो है वैसे रिप्रेजेंट करना, उसमें जो नंबर ऑफ एटम जितने प्रेजेंट होते हैं उतने ही होने चाहिए मॉलिक्यूल्स में, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा इम्पेरिकल फार्मूला को हम बोलेंगे सिंपलेस्ट रेशो में रिप्रेजेंट करने को। किसी मॉलिक्यूल्स को जब सिंपलेस्ट रेशो में रिप्रेजेंट करे तो इम्पेरिकल फार्मूला, और एक्चुअल नंबर जितने ऑफ एटम होने चाहिए उसमें रिप्रेजेंट करे तो वो होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये तो आपको पता चलेगा इम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है क्या। एक एग्जाम्पल के बेस पर हम आपको बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमारे पास आता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो आप देखो इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो आप देखोगे ये होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब किसी मॉलिक्यूल्स को एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उससे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मैं इसमें से देखो 6 को कॉमन ले लेता हूँ, 6 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास ये बन के आता है बेटा। तो ये होता है हमारे पास इम्पेरिकल फार्मूला, कि इसको मैंने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये मेरे पास क्या होता है, इम्पेरिकल फार्मूला होता है। तो देखो आपको पता चल गया इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। जब इसी को सिंपलेस्ट रेशो में रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्चुअल मॉलिक्यूल्स को, एक्चुअल मॉलिक्यूल जो फॉर्मूला होता है उसको सिंपलेस्ट रेशो में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ही वो हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी इम्पेरिकल फार्मूला होता है। बेटा ज़रूरी नहीं हर एक का इम्पेरिकल फार्मूला बने और हर एक का ऐसे बनाओ, जरूर उसमें सब में कॉमन आना चाहिए। तभी यहाँ पर वर्ड ले रखा है बेटा होल नंबर, क्या ले रखा है, होल नंबर वर्ड ले रखा है। ये पॉइंट याद रखना, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, होल नंबर रेशो में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कि फ्रैक्शन में नहीं हो रहा। अगर इसमें से कोई कॉमन ना आए, जैसे मैं लिख देता हूँ एक और बेटा C2H5OH, तो बेटा देखो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यही इम्पेरिकल फार्मूला है और यही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जब ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए तो वही हमारा इम्पेरिकल फार्मूला होता है और वही हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अगर अब हम बताते हैं भाई इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो मैं यहाँ पर दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ, वो फॉर्मूले हमें आने चाहिए बेटा। एक होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इजिकल टू एन इंटू में इम्पेरिकल फार्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर मास इजिकल टू एन इम्पेरिकल मास। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं बेटा, ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इजिकल टू होता है एन इंटू में इम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास इजिकल टू होता है एन इंटू इम्पेरिकल मास। एन क्या होते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल होते हैं बेटा, एन क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल। एक पॉइंट और याद रखना, जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, जिसके बेसिस पर हम किसी भी फॉर्मूले को इससे हम किसी का भी इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उस एग्जांपल के बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन, कार्बन और हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है। एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसमें हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन प्रेजेंट है। तो उन्होंने इसकी परसेंटेज दे रखी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है बेटा ये,
कार्बन की परसेंटेज दे रखी है 24.27, क्लोरीन की परसेंटेज दे रखी है 71.65%। तो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एलिमेंट है हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, इनकी परसेंटेज दे रखी है गिवन, देखो आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये कह रहा है कि आप इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालो और साथ में इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इन्होंने कहा कि भाई जो कंपाउंड है ना उसका मोलिकुलर मास दे दिया, उसका मोलिकुलर मास दे दिया 98.96 ग्राम। तो उसका मोलिकुलर मास दे रखा है। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं बेटा। मेरे अकॉर्डिंग अगर इसको हम इजी सोल्व करें तो एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल से सोल्व करना इजी होता है बेटा, उस टेबल से सोल्व करना इजी होता है। तो हमारे पास ऐसे एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बना ली तो यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देते हैं, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है, ऐसे लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज कितनी दे रखी है 0.407, इसमें दे रखी है 24.27 और ये दे रखी है 71.65% दे दी। बेटा सबसे पहले काम करोगे परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने ये देखना है कि जितने एलिमेंट दे रखे उनकी 100% हो रही है या नहीं। अगर 100 नहीं है तो उसमें कोई एलिमेंट मिक्स है, उसकी परसेंटेज कम है। तो बेटा आप इसको आप मानोगे कि जो टोटल मास है ना कंपाउंड का वो 100 ग्राम है। तो इसके बेस पे इसकी ग्राम निकालोगे तो आप देखोगे जब इसकी निकालोगे 4% की, तो आपको पता है कैसे निकालते हैं बेटा। हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और इंटू में क्या लिखेंगे टोटल मास 100। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इतने ग्राम आ जाएगा। तो आपको पता है ये ग्राम आ जाएगा हमारे पास, इसका भी इतना ही ग्राम आ जाएगा बेटा और ये भी हमारे पास सेम आ जाएगा बेटा, ये ग्राम में आ गया। तो हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब जब ग्राम में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है बेटा तो अब निकालोगे मोल। क्या निकालोगे, मोल बेटा। जब मोल निकालोगे तो आपको पता है गिवन मास अपॉन में क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास होता है या मोलिकुलर मास होता है। भाई मोल निकालने का फॉर्मूला आपको आता है, गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास होता है। आप इसको सोल्व करोगे 2 पे, ये भी 2 पे और ये आ जाएगा 4 पे। बेटा एक और पॉइंट है इसमें याद रखना, आप कहोगे सर इसमें तो 4.07 आएगा, इसमें तो 2.0 कुछ आएगा, ऐसे आएगा सोल्व होके। तो बेटा आपको ऑलवेज होल नंबर में रखना है, फ्रैक्शन में नहीं रखना है। अगर 2.1 है तो उसको 2 ले लो, 2.9 है तो उसको 3 ले लो बेटा, अगर 2.2 है तो भी उसको 2 मानो। सॉरी, ऐसे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इतना आपको होल नंबर में उसको कन्वर्ट करके चलना पड़ेगा, आप उसको फ्रैक्शन में नहीं रखोगे। तो अब आता है बेटा सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो, इसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर ये पॉइंट बच्चे भूल जाते हैं। इसको कैसे करोगे बेटा, इसमें जो सबसे छोटी टर्म है ना उससे सबको डिवाइड कर दो, उसको सबसे डिवाइड कर दो। जो यहाँ पर सबसे छोटी टर्म है ना उससे सबको डिवाइड कर दो, तो ये आपके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ गया। तो ये तो आ गया आपके पास। तो आपने देखा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, कार्बन कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है। तो ये हो गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, ये हो गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ऐसे आप निकालो। देखो आप देखो हाइड्रोजन कितने आए, 2, सिंपलेस्ट रेशो बेटा है, क्योंकि मैंने आपको बताया इंपेरिकल फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट रेशो। तो आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, अब मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। अब मोलिकुलर फॉर्मूला इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला तो आ गया बट एन की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पर इंपेरिकल मास निकाल लो। यहाँ पर क्या निकालोगे, इंपेरिकल मास। तो यहाँ पर निकाल 2 प्लस में 12 प्लस में 35.5, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 49.5। ये हमारे पास आ गया, मास आ गया बेटा, इंपेरिकल मास आ गया। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू एन इंटू में
इम्पेरिकल मास। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 98.96 अपॉन में 49.5। तो अप्रोक्सीमेट सोल्व करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा n की वैल्यू। तो यहाँ पर आप मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हो 2 इंटू में H2C1Cl1। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा C2H4Cl2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस ऐसे आप इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो।